डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि बहुत इजी है लाइफ। मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें कोई भेड़ चाल चलनी है तो मुश्किल है। अगर हमें फ्रीडम बहुत आसान है, जीवन बहुत आसान है और खूबसूरत है, क्योंकि जीवन का मतलब ही है ना। फ्लावर है तो तुम्हें इतना बढ़िया गिफ्ट मिला है, तुम इससे घबरा कैसे रहे हो? मतलब ये तो एक्सपीरियंस करने की चीज है। एंड तुम हो फ्लावर तो तुम सुगंध बिखेरोगे, जो भी तुम्हारी सुगंध है। तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी को आई थिंक ऐसा वेरी बेसिक ही देखते हैं कि स्ट्रीट में किसी भी जाके फोटो खींच ली, किसी की भी पोर्ट्रेट ले ली तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, बट ऐसा नहीं है। वो एक अलग जॉनरा है। हम एक पार्टी में हैं और एक पार्टी में 10 लोग एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो ऐसे आप भी महसूस किए होंगे कि उन 10 लोगों में से 5 लोग को जॉय फील नहीं हो रहा है। उनको जो लोग खुश हैं, उनको उनकी खुशी में वो आनंद ही महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ही मोनोटोनस ज़िंदगी जी चुके हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ क्या है। क्योंकि हम जिस तरीके से पैटर्न में ज़िंदगी जीने लग जाते हैं तो हमें जॉय फील होना बंद हो जाता है। और अगर हम इस पैटर्न में ज़िंदगी जिएंगे तो कभी भी उस चीज़ को पार कर ही नहीं पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी रिक्वायर्स चेंज, एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्स चेंज। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन, इस मंत्रा से हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा प्रेरित करता है कि हम लाइफ में अपने मकसद को पूरा कर पाएँ। आज अगर हम देखें, ज़्यादातर लोग मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद को धीरे धीरे प्रमोट नहीं कर पाते हैं, उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो सेल्फ टॉक रहता है, वो बहुत बार नेगेटिव भी हो जाता है। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो ज़्यादातर हम अपने साथ जो बातें करते हैं वो नेगेटिव होती है। अगर हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को बदलने की कोशिश करें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, तो डिसिप्लिन की वजह से ही वो चीज़ ऐसी हो सकती है कि हम उसको पॉजिटिव दिशा में लेके जाएं और अपने गोल्स को अचीव करें। आज मैं एक ऐसे गेस्ट को हमारे मंच पे लेके आया हूं जो कि क्रिएटिव हैं, जो कि अपनी दिल की सुनते हैं, बहुत पैशनेट हैं अपने काम में। उन्होंने भी ट्रेडिशनली जिस तरीके से हर इंसान पढ़ाई करता है, अपने इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़े, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, जो कि सब नहीं कर पाते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। आज अगर आप देखो, ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम की जो हम बात करते हैं वो हमें ये बताते हैं कि वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू गेट गुड मार्क्स। और जो इकोसिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएट हो रखा है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट इन्होंने पॉडकास्ट के माध्यम से एक बिज़नेस को सेटअप किया है। दिल्ली में इनका पॉडकास्ट स्टूडियो है जिसका नाम है पॉडकास्ट कैसल, और ये बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं जो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं गेस्ट को और होस्ट को अपनी बातें बोलने का, समाज में उन बातों को छेड़ने का जो बातें ज़रूरी हैं, जो बातें चेंज ला सकती हैं। जो कि क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि ट्रेडिशनली जो चलती आई चीज़ें हैं उसमें अगर हम बदलाव लाने की उम्मीद करते भी हैं तो वो तभी हो सकती है जब हम उस पर चर्चा करें और इस बात को भी माने कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जिसको बदलना ज़रूरी है। तो जो गेस्ट हमारे हैं उन्होंने ये पॉडकास्ट की शुरुआत करी, और इसी तरह से जो भी पॉडकास्ट का इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है उसका मकसद यही है कि हम डेवलपमेंट के बारे में सोचें, एक प्रोग्रेसिव नेशन के बारे में सोचें, और लोग अपनी बातों को सामने रखने का एक इकोसिस्टम क्रिएट हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के स्टार्टअप्स, इस तरह के इनिशिएटिव्स हमारे गेस्ट जो हैं वो लोग लेते हैं, जिससे समाज में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं बात कर रहा हूँ अमन लथवाल जी की, जो कि हैं एक स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र। बहुत लोग स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में जानते नहीं हैं। वो लोग एज अ फ़ोटोग्राफ़ी जो एक कॉन्सेप्ट चलता आया है उसके बारे में ही सोचते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी जैसे सब लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी भी वही होगी। लेकिन एक बात जो मैं समझ पाया हूँ स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी की, वो ये है कि उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन की ज़रूरत है। वो एक ऐसी नेचुरल कॉलिंग की बात होती है जहाँ पे आप अपने दिल की सुनते हो, आप उस मोमेंट की बात सुनते हो जिस मोमेंट में हम वो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो ये बहुत ही क्रिएटिव काम है, बहुत ही इनोवेटिव काम है, जिसको अभी तक अंडररेटेड माना गया है और इसको समाज में इस तरह से देखा नहीं गया है जिस तरह से उसको देखना चाहिए। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम
स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में जाने और हमारे गेस्ट के थ्रू ये जाने कि ऐसी कौन सी मिथ है फोटोग्राफी को लेके, स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेके, जो हमें दूर करनी चाहिए ताकि जो एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं उनको भी मदद मिले। तो अब हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अमन जी से। वेलकम अमन जी। थैंक यू विशाल फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। You deserve it, and Thank you so much. I really feel कि you being a creative person, it is very difficult and challenging to take forward your dreams, carry your passion and move forward with your ambitions, क्योंकि समाज में हम रहते हैं तो ये एक सबकॉन्शियस माइंडसेट रहता ही है कि हमें उस समाज की धारा में ही चलना है, उसके बियॉन्ड हमें सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जब आपके जैसे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो एक प्रेरणा भी बनते हैं उन लोगों के लिए जो ये काम कर नहीं पा रहे किसी भी कारण से। तो अगर आज पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस देखेगी तो आई एम श्योर आपके जैसे इंस्पिरेशन से वो अपने लाइफ के ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। We'll try to talk about everything. डेफिनेटली। तो आप बताएं अपने जर्नी के बारे में, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी, फैमिली में कौन कौन है, और स्ट्रीट फोटोग्राफी आपकी लाइफ में कैसे आया? So family is like very basic. Like I belong to Haryana, Rohtak. So it's a Jat family, and like my father, mother, grandparents, my younger brother. So I was like very good in studies. Like I was the person whom every like member of my family, all my cousins, brothers, they were looking upon. I was very good with maths and science and everything. Great. So yeah, I was that kind of kid. And because of that, I get like a lot of expectations from everyone that I am the star kid. I am going to do something like ये तो होता really है। really nice. ये बात तो है। So that was the whole setup. So after that, like in 11th and 12th, I took of course PCM and preparing for IIT JEE. So that was the whole thing that I was doing, and then I'm not going too deep into it, but it was like very pressured environment where there are a lot of expectations from ourselves and from the society and from the parents, and we have to somehow get into IIT. This IIT was something huge for us. Right. Like this thing was like this. If we didn't get into IIT, then life is finished. It was like this. So yeah, but I tried really well, and the first year like I couldn't do it because of many reasons, but I was very good at studies but not got into IT somehow. Then I dropped. Then somehow again, like I was somewhere very bottom level of the some IIT rank I got, but I decided not to go with that because it was very like I had to take some mining engineering or something, and that was not okay for me. Then I got admission into some engineering college in Haryana. It is again like one of the best college. It's DCRUST Murthal. Okay. And I got into mechanical engineering. So that was the whole thing about. After that, after getting into college, first 2 years I was like the same. All people were doing the same things, studying and chilling and everything. But after 2 years, somehow I don't know how this thing happened with me that started to change my life. And that was I moved out of my hostel and starting living alone. In the city. And that gave me some time with myself. Right. And when I started spending time with myself, I started discovering myself the first time in my life. Of course. And that started to change something in me. I started listening to Sandeep Maheshwari. I think he was the first guy I started listening to him. Before that, I was just just chilling and movies and all stuff and guys and guys gang. How college is all about. But the third year in my college, I started getting close to myself. अच्छा। So yeah. वैसे ये होता है कि जब हम अपने आप के साथ समय बिताते हैं, हम अपने आप को रीडिस्कवर कर पाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि हम जब तक एक रोबोटिक स्टाइल में ज़िंदगी को जिएंगे तब तक हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ ही नहीं पाएंगे, हमारी नेचुरल कॉलिंग को नहीं समझ पाएंगे। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बात ये ज़रूर है कि जो चीज़ें हमें जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगी, जैसे कि हम डिफ़िकल्ट टाइम में अपने आप को कैसे संभालेंगे, हम फेलियर्स को कैसे बर्दाश्त करेंगे और उसके बियॉन्ड भी ज़िंदगी को देखेंगे, हम डिप्रेस नहीं होंगे, कोई डिफ़िकल्टी आ गई तो हम डिप्रेस नहीं होंगे, उसके बियॉन्ड भी ज़िंदगी को देख पाएंगे, हम अपनी पोटेंशियल को समझ पाएंगे। वो तो तभी हो सकता है जब हम किसी बंधन में नहीं है, बंधन में नहीं है, फिर इन्फ्लुएंस में नहीं है, किसी भेड़ चाल में नहीं है। तो होता क्या है कि जो ट्रेडिशनली चलता आया है सेफ जोन में रहने की, जो हमारे माँ बाप भी अच्छा ही सोचते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं, लेकिन
क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो चीज़ उनको जो मिली वो ही आगे वो ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस बात को मानना कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक स्टिग्मा है जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ हम नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत अनफेयर कर रहे हैं हमारे आगे वाली पीढ़ी के लिए, उन बच्चों के लिए जो बहुत ही नाजुक हैं, उनको भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है। और हर ज़माने का जो IQ लेवल होता है वो प्रोग्रेसिव होता है कि जो मिलेनियल्स होंगे उनसे बेहतर जेनजी होंगे 100%, क्योंकि उनका IQ लेवल बेटर होगा, इवॉल्व हो रहा है और उनकी लाइफ के चैलेंजेस अलग होंगे क्योंकि वो एक अलग सदी में पैदा हुए हैं और अलग सर्कमस्टांस में पैदा हुए हैं। अब अगर कोई ये उम्मीद करे कि जो चैलेंजेस मिलेनियल्स ने फेस किया है वही के वही चैलेंजेस वो फेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अगर इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, तो आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो ये समझ पाएं कि वो कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, अपनी पोटेंशियल को समझ सकते हैं, और ये भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि नेचर ने, भगवान ने उनको कौन सी ऐसी नायाब चीज़ों से पैदा किया है जो चीज़ उनके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में बचपन में ऐसी कोई चीज़ आपके माइंड में अभी भी है जो आपको जीवन भर कचोटती रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये ज़रूर बदलाव लाऊंगा, और मैं जब पिता बन जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे के साथ ये कभी नहीं करूंगा। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है ऑनेस्टली, आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ, राइट, वेरी कंटेंट, वेरी नाइस। बट हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो मुझे पता है कि जो जो मेरे साथ गलत नहीं है, पूरा सोसाइटी में ही गलत चल रही है वो धारा, वो यही है कि मतलब एजुकेशन को सही तरीके से नहीं देखा गया है और उससे, और चाइल्डहुड इवन नॉट जस्ट एजुकेशन, चाइल्डहुड ही बहुत कंस्टेंट रखा है हमारे पुरानी जनरेशन में। आज भी जनरेशन में काफ़ी कंस्टेंट है, बच्चों पे काफ़ी पाबंदियां हैं, उनको खुद को एक्सप्लोर करने की वो स्पेस नहीं मिला है। तो इस वजह से जो बच्चे हैं उनका आर्ट जो साइड है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, उनका एक्सप्लोरेशन डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर एक वो भेड़ चाल है उस लाइन में, उसी डर में, उसी घबराहट में ही जी रहे हैं। करेक्ट, या तो घबरा रहे हैं या फिर विद्रोह करके अपोजिट कर रहे हैं उस घबराहट से, या तो विद्रोही हो रहे हैं या फिर घबरा रहे हैं, या तो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, या तो रिबेलियस हैं कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, या फिर जो इतना पढ़ेंगे कि उनको पता ही नहीं है कि मतलब कुछ और भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अपने साथ क्लोज है, वो कुछ कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो स्टिग्मा है अभी। बच्चों पे भी बहुत स्टिग्मा है कि वो पढ़ रहे हैं बट उन पे स्टिग्मा है कि वो फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना, या फिर वो मतलब IIT में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, या फिर वो वो कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं पा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं, वो क्योंकि उनका अगर एग्रेशन जा भी रहा है तो वो रिबेलियस नेचर के आ रहा है कि ये गलत है, मुझे ये पता है कि ये गलत है, लेकिन सही के लिए गुरु भी नहीं है उनके पास, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और उनके माँ बाप उनको नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं सही दिशा में जाने के लिए। सही बात। तो वो रिबेल बन जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव नहीं सोचेंगे, तो उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। और ये तब होता है जब हम एक ही पैटर्न में जिंदगी को जीते हैं, जैसे कि 1 साल की उम्र से 18 साल की उम्र में हम जिस तरीके की जिंदगी जीते हैं, हमारा भविष्य उस दिशा में बनने के कगार पे ही रहता है। अब कोई मैथ्स को पढ़ता रहेगा, फिजिक्स को पढ़ता रहेगा, केमिस्ट्री को पढ़ता रहेगा, तो वो ये कैसे जान पाएगा कि उसमें एक गुण ऐसा भी है जो संगीत से संबंधित है, उसमें भगवान ने सरस्वती माता की कृपा दी है, या फिर उसमें एक क्रिएटिव साइड है ड्राइंग को लेके, डांस को लेके, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सप्रेशन तो पूरा इंडिया की जो सोसाइटी है, एक्सप्रेशन की कमी है, जो मुझे बहुत, जो आप कह रहे थे क्या चीज़ का चोटती है, वो ये है कि शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया बचपन में अपने आप को कि मैं क्या हूँ। तो मुझे सिर्फ यही था कि मुझे इसी चीज़ में जीतना है, क्योंकि आई थिंक वो सब जगह मेरे अराउंड सबकॉन्शियस में डाला गया, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द स्कूल, एवरीवेयर, कि तुम्हें अब तुम मैथ्स में अच्छे हो, तुम्हें मैथ्स में ही करना है, तुम्हें साइंस में ही करना है ना? और सवाल पूछने के लिए हमेशा लोग बोलते हैं कि सवाल मत पूछो, जो चल रहा है चलने दो। जो सवाल पूछना मतलब आप गलत कर रहे हो, आप चैलेंज कर रहे हो हमारे थॉट प्रोसेस को। ईगो है ना, ईगो बहुत मुश्किल है, और आपसे कोई आपका ही बच्चा अगर आपको ईगो आपकी हर्ट करेगा तो नहीं ले पाएंगे पेरेंट्स, अगर उनको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये ईगो क्या होता है, क्या चीज क्या है। और फिर स्कूल सिस्टम जिस तरह क्रिएट हो रखा है, उसमें कभी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा हालांकि अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, और
जैसे कि अब तो सिस्टम ऐसा भी आ गया है कि CBSE के बियॉन्ड भी चीज़ें देख रहे हैं और ऐसे स्कूल्स भी क्रिएट हो रहे हैं जो फोकस कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में। लेकिन ट्रेडिशनली ये ज़रूर चलता आया है कि हम उन बातों पे ध्यान नहीं देते, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग। अगर 4 लोगों के सामने किसी को अपनी बात बोलनी है तो हर समय घबराहट रहती है, वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि मैं अपनी बात बोल पाऊंगा क्या। और ये जो पहला जो कदम है, इनिशिएटिव है जो हम लेते हैं, हम कोई बात बोलते हैं, जिंदगी उसी में बसी हुई है कि हम, जितना मैं समझता हूँ कि हम जो काम करने की चाहते हैं हम कर नहीं पा रहे हैं, और वहीं पे हमारी ज़िंदगी है। जो चैलेंजेस, जो वीकनेस बन जाती है, या जो प्रॉब्लम्स को हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, जो सिचुएशन को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो किसी को पब्लिक स्पीकिंग का एक है कि मेरे को यार 10 लोगों के सामने बोलने को नहीं हो रहा, या फिर मेरे को कोई चीज़ें रीड करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर मैं एकदम से चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाता। ठीक है, अब कोई इंसान तो ये सोचेगा कि छोड़ो, मैं ना ये चीज़ है तो है, अब इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, और अपने को तो क्या है, अपने को तो सेफ जॉब करनी है, समाज यही बोलता है, गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, नौकरी चलती रहेगी, दाल रोटी चलती रहेगी, परिवार चल जाएगा, मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी, तो ये ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, सेफ है। लेकिन क्या हम ज़िंदगी को इसी तरीके से देखते हैं? हम ज़िंदगी को ऐसा क्यों देखते हैं? ज़िंदगी को तो इस तरह देखना चाहिए कि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, लाइफ को हर समय जी पाएँ, टू बी इन द मोमेंट। कि जब अगर मान लो कि हम एक पार्टी में हैं और एक पार्टी में 10 लोग इंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो ऐसे आप भी महसूस किए होंगे कि उन 10 लोगों में से 5 लोग को जॉय फील नहीं हो रहा। उनको जो लोग खुश हैं, उनको उनकी खुशी में वो आनंद ही महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ही मोनोटोनस जिंदगी जीत चुके हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ क्या है। क्योंकि हम जिस तरीके से पैटर्न में ज़िंदगी जीने लग जाते हैं तो हमें जॉय फील होना बंद हो जाता है, और अगर हम इस पैटर्न में ज़िंदगी जिएंगे तो कभी भी उस चीज़ को पार कर ही नहीं पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी रिक्वायर्स चेंज, एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्स चेंज, और अपनी गलतियों को मानना और बच्चों को फ्रीडम सही एज में देना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उस दिशा में भी ज़िंदगी को देख पाएँ कि हमने एक सिस्टम, अमन जी, क्रिएट कर दिया है कि अगर कोई 100% जनसंख्या है, उसको अगर कोई करियर ऑप्शंस चुनना है तो वो यही हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो संभावनाएं हैं, हाँ, वो संभावनाओं को क्रिएट करने का मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक चैट GPT नहीं आया था, जब तक कोई ऐसे एलॉन मस्क हो गए, जो ऐसे स्टार्टअप्स जिन्होंने क्रिएट किया, जिन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, और आज उनकी वजह से हम लोग स्पेस की बातें करते हैं, हम लाइफ मार्स की तरफ भी लाइफ देखते हैं। हम ये सब चीज़ें इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिल की सुनी। किसी ने वो आई थिंक फ्रीडम वाला स्पेस लिया। अब इसी तरीके से हर इंसान में ये पोटेंशियल है कि वो, जैसे 143 करोड़ की जनसंख्या है, उन सब में ये पोटेंशियल है कि वो एक संभावनाओं को क्रिएट कर पाएं। लेकिन वो तो तभी होगा ना जब उनको शुरुआत में वो फ्रीडम मिले। सही बात है। तो क्या आपको ऐसा कोई मैसेज देना है ऑडियंस को, या फिर आप कभी इस बारे में ऐसा सोचते रहे हैं, या आपके ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में इस तरह की बातें होती हैं क्या? हाँ, होती हैं, मतलब काफ़ी हुई हैं एक्चुअली, क्योंकि आई वॉज काइंड ऑफ द रिबेल, बट मैं बहुत लाउड रिबेल नहीं रहा हूँ, कि बिकॉज मैं बहुत स्टूडियस बच्चा रहा हूँ, बहुत जो पेरेंट्स के आगे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, तो उनसे मतलब शिष्टाचारिक जैसा बच्चा रहता है, मैं वही रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत लाउड रिबेल नहीं रहा हूँ, मैं बहुत साइलेंट रिबेल रहा हूँ। अच्छा। तो उनकी मैंने बात नहीं मानी आफ्टर आई स्टार्टेड माई कॉलेज इन 3rd and 4th ईयर, उसके बाद मैं थोड़ा फोटोग्राफी में आई स्टार्टेड डूइंग इट। फिर कॉलेज के बाद मास्टर्स शुरू किया, मास्टर्स के साथ भी मैंने फोटोग्राफी को सीरियस और फुल टाइम जॉनरा बना लिया। और DTU इज अ वेरी गुड कॉलेज, लाइक इफ आई टॉक अबाउट मास्टर्स, तो माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी दैट आई एम DTU, बट मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, एंड आई नेवर टोल्ड देम कि मैं ड्रॉप आउट कर चुका हूँ। उसको 2-3 साल बाद बताया मैंने, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी वेरी वेल, कि थोड़ा सा मैं अर्निंग ठीक करने लग गया। मुझे पता था अगर मैं पहले बताऊंगा तो दे विल नॉट लेट मी डू इट, राइट। तो आई डिड थिंग्स वेरी साइलेंटली। तो हाँ, और बट ये इसके बारे में काफ़ी बातें होती हैं। आई थिंक पेरेंट्स के साथ अब दे आर काइंड ऑफ स्टार्टेड गेटिंग ओके काफ़ी चीज़ों को लेके,
बट स्टार्टिंग में दे वर नॉट ओके ऑफ कोर्स, बट माय फ्रेंड्स एंड कुछ मेरे 2 कजन ब्रदर्स हैं, दे आर वेरी लाइक ऑन द सेम पेज विद मी, तो वो समझते हैं, हम बातें करते हैं इस बारे में काफी। तो मेरे पास ट्राइब रहा है, थोड़े लोग, एक दो लोग मुझे मिले हैं, तो जिनके साथ मैं इस तरह की कन्वर्सेशंस हमेशा करता रहा हूँ कि मतलब इवेंचुअली अपन किस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि फाइनली हमें मेजॉरिटी को ही फॉलो करना है क्या, या हम सोचते हैं कि हम खुद भी एक एग्जाम्पल बन के चेंज ला सकते हैं? मैं बहुत सटल चाहता हूँ लाइफ, तो मुझे ना तो किसी को प्रभावित करना है, अच्छा, ना मुझे किसी के आगे एग्जाम्पल सेट करना है, मुझे मेरी लाइफ जीनी है और 100% जीनी है, मेरा यही लाइक पूरा मतलब ध्यान है। राइट। तो आप फ्यूचर जनरेशन में जैसे कभी आप भी शादी करेंगे, पेरेंट बनेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपने एग्जाम्पल से ही सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा, तो आप अपने बच्चे के लिए क्या भविष्य देखते हैं? मतलब see honestly as of now I am not thinking about having a child, but like जो भी फ्यूचर जनरेशन या फिर मेरे अराउंड जो भी लोग हैं जो मेरे से छोटे हैं, है ना, जिनको गाइडेंस की जरूरत रहती है, जो मेरे से पूछते भी हैं, तो उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मतलब यार डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि बहुत इजी है लाइफ, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें कोई भेड़ चाल चलनी है तो मुश्किल है, अगर हमें फ्रीडम बहुत आसान है, जीवन बहुत आसान है और खूबसूरत है, क्योंकि जीवन का मतलब ही है ना, फ्लावर है ये तो तुम्हें इतना बढ़िया गिफ्ट मिला है, तुम इससे घबरा कैसे रहे हो? मतलब ये तो एक्सपीरियंस करने की चीज है, एंड तुम हो फ्लावर तो तुम सुगंध बिखेरोगे, जो भी तुम्हारी सुगंध है। अब रोज ही बिखेरेगा, अब तुम रोज को कहो कि तुम अलग तरह, या फिर इसको और एग्जांपल से ले सकते हैं, अगर तुम पेड़ उसका हो, आम का पेड़ हो, और बट सोसाइटी चाह रही है तुम्हारे से संतरे निकल के तो पॉसिबल नहीं है ना, तो तुम्हें पहले समझना है तुम किस चीज का पेड़ हो, और अपना जो भी फ्रूट है उसका एंजॉय करो, मतलब जो भी तुम ले सकते हो। करेंगे भी ना तो वो बेकार होंगे ना, वो बेकार संतरे, मतलब क्या, मतलब जबरदस्ती वाले होंगे। तो तुम्हारा असली नेचर तो अभी आम देने का है, और तुम्हारा सीजन भी आएगा, तो सीजन को भी समझना है, खुद के उसको भी समझना है कि हम क्या हैं, पेशेंस रखना जरूरी है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में क्या मिथ है जो कि आप बदलना चाहो या फिर आप क्लियर करना चाहो? बदलना तो नहीं, मतलब बट जनरल लाइक जो फोटोग्राफी में लोग हैं वो फिर भी समझते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी को, बट जो बिल्कुल एमेच्योर हैं या फिर जो स्ट्रीट फोटोग्राफी से थोड़े बाहर के लोग हैं, जो आर्ट को नहीं समझ रहे हैं, तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी को आई थिंक ऐसा वेरी बेसिक ही देखते हैं कि स्ट्रीट में किसी भी जाके फोटो खींच ली, किसी की भी पोर्ट्रेट ले ली तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, बट ऐसा नहीं है, मतलब वो एक अलग जॉनरा है स्ट्रीट फोटोग्राफी। हाँ, पूछिए। तो आपके लिए वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है कि आप जब कोई फोटोग्राफी स्ट्रीट में, क्योंकि आप तो इम्प्रॉम्प्टू करते होंगे, तो आपको उसके पीछे कोई बैकग्राउंड रहता है, या आप उस मोमेंट को ही जीते हैं, उस मोमेंट के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे अभी ये फीलिंग आ रही है, इस फीलिंग के हिसाब से मुझे ये फोटो लेनी चाहिए, ठीक है, या फिर आप नेचर को एम्ब्रेस करते हो? अभी एज ऑफ नाउ अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी का अभी क्या अंडरस्टैंडिंग मैं वो बता सकता हूँ, मतलब इट चेंज, इट इवॉल्व्ड विद टाइम। स्टार्टिंग में तो मुझे भी यही था कि फोटोग्राफी है, तुम्हें पेड़ अच्छा लग रहा तो पेड़ की फोटो खींचो, है ना, अलग अलग चीजों की फोटो खींचो, जो भी तुम्हें अच्छी लग रही है, तो वही है फोटोग्राफी। तो बट स्ट्रीट एज ए जॉनरा में अगर आपको समझाऊं तो स्ट्रीट क्या है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू नो शूटिंग इन द स्ट्रीट। तो आप ऑफ कोर्स स्ट्रीट पे तो शूट कर ही सकते हो, आप बीच पे भी शूट कर सकते हो, आप अपने घर के बैकयार्ड में भी शूट कर सकते हो, तो ये लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है स्ट्रीट फोटोग्राफी, इट्स मोर अबाउट माइंडसेट। एंड व्हाट इज द माइंडसेट, व्हाट इज द अप्रोच, इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस, कैंडिड, राइट, वेरी इंट्रिंसिक, लाइक वेरी पर्सनल। सो वो एक आर्ट फॉर्म है। तो वो आर्ट फॉर्म आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्ट्रीट के अंदर आप कैमरा लेके घूम रहे हो, तो इसका कोई उद्देश्य तो है नहीं, पर्पस तो है नहीं, तो कोई भी आप प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी आर्ट की, उसका पर्पस नहीं होता है। आप एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पेंटर से बात करो, कोई पेंटर आपकी इमेज बना रहा है, तो वहाँ पर्पस आ गया है, तो वो प्योर आर्ट फॉर्म नहीं है। वो आपकी पेंटिंग बनाएगा, आप उसको पैसे दे दोगे, बात यहीं खत्म हो जाती है, पर्पस इन्वॉल्व हो गया। बट जैसे ही प्योर आर्ट फॉर्म आएगा, वहाँ पर्पस नहीं होगा, वो कुछ भी स्केच करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा। यू नो, आप बड़े बड़े आप जो भी पेंटर्स देखना, तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है, वो बस है, और अपने होने में ही उसकी खूबसूरती है। तो कोई भी प्योर आर्ट फॉर्म है, उसकी यही खूबसूरती है। तो स्ट्रीट भी, अगर मैं फोटोग्राफी पूरा अगर मैं बात करूं, तो फोटोग्राफी का जो जॉनरा है उसके अंदर जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, वो अपने में बहुत प्योर आर्ट फॉर्म है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप स्ट्रीट में जा रहे हो, आपको कोई मीनिंग नहीं, आपको क्या पता कोई लाल रंग पसंद आ गया, आपको एक बच्चा घूम रहा था, आपको पसंद आ गया, और आप somehow it's making sense to you, so it's very personal, it's purposeless, and it's self exploratory। तो ये इसका मतलब स्ट्रीट का मतलब एक जॉनरा इस तरह समझ में आ सकता है आपको। तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट
कौन से जॉनर में आता है जो स्ट्रीट फोटोग्राफी में? जैसे आपने बोला कि बीच में भी अपन ले सकते हैं, माउंटेन्स में भी फोटो ले सकते हैं, तो आप कौन से एरिया को, कौन से लोकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? वो चेंज होता है जैसे जैसे मेरी लाइफ चेंज होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक टाइम पे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पसंद थी। ओके। और मैं दिल्ली में था तो मैं बहुत ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत हाई इंटेंस, क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत एनर्जी है। हाँ। तो मैं बहुत एक्शन शूट करना और कुछ ऐसा शूट करना, कुछ भाग दौड़, कुछ ऐसा। तो मैं गोवा मूव किया 2 साल के लिए। वहाँ मुझे ऐसा इंटेंस एक्शन नहीं दिख रहे, बहुत लेजी लोग हैं, बहुत चिल कर रहे हैं, आराम से हैं, लोग कम है, पॉपुलेशन कम है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कुछ। बट फिर मैं कैमरा लेके घूमता था इधर उधर। स्लोली आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कलर्स, क्योंकि साउथ इंडिया में आप जाओगे तो कलर्स बहुत सुंदर है, कलर्स बहुत यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में इतने कलर्स नहीं है। अगर आप दिल्ली में, हरियाणा में यहाँ हो तो बहुत लेस आपको कलर्स इतने नहीं मिलेंगे। बट आप जैसे ही साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो उनके घर देखना, बड़े बहुत बढ़िया ग्रीन, रेड, येलो, पूरा रिच कलर्स है। तो आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट इन कलर्स। तो मुझे कलर्स बहुत मजा आया यूज करने में। एंड देन रेड मैंने बहुत यूज किया अपनी फोटोग्राफी के अंदर 2-3 साल के अंदर। तो वो चेंज होता रहता है विद टाइम। तो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, एआई का जो यूज हो रहा है, वो कितनी मदद करता है आपके काम को बढ़िया करने में, इनहांस करने में? नहीं, एआई तो नहीं है फोटोग्राफी के अंदर। अच्छा अच्छा। क्योंकि मोबाइल एडिटिंग या उसमें कोई आप नहीं, स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत रो जॉनर है। अच्छा। अगर हम स्ट्रीट की बात करें, आप शूट करते हो, आप बेसिक एडिटिंग करते हो, आप उसके अंदर कुछ चीजें ऐड नहीं कर सकते हो, डाल नहीं सकते हो। इवन शूट करते टाइम भी आप चेंज नहीं कर सकते एनवायरनमेंट को, आप बोल नहीं सकते किसी को। इट्स अ वेरी कैंडिड एंड वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग। तो एआई इसमें आई थिंक स्ट्रीट फोटोग्राफी में डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। तो जैसे टेक्निकल चीज़ें अगर हम समझें कि कोई भी एस्पायरिंग फोटोग्राफर होगा, तो आप कैमरा का जो लेंस होता है, लेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कैमरा किस तरह का होना चाहिए, कौन से कंपनी का होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, उस बारे में थोड़ा बताएं कि आप क्या समझ पाए हैं कैमरा को लेके। ठीक है। तो कैमरा फोटोग्राफी में वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव ही अपना इक्विपमेंट ही है। तो इसी से हम फोटोग्राफी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर हम अदर जॉनर्स की बात करें, फैशन, जितने भी कॉमर्शियल जॉनर्स है, वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्वालिटी की। क्योंकि आज के दिन मीडिया की क्वालिटी बढ़ ही रही है ना। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका 4K आ गया, फिर 6K आ रहा है, फिर 8K आ रहा है, हाई पिक्सल्स आ रहे हैं, बिट रेट अच्छे आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा क्वालिटी की अब डिमांड है। तो आपको ऑफकोर्स कैमराज, लेंसेज जितनी हाई क्वालिटी आप यूज कर सकते हो, बेस्ट है। बट अगेन स्ट्रीट फोटोग्राफी पे आप जैसे ही आते हो, वहाँ एक बेसिक इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल निम्न, कि आपको ठीक है इतना वाइड शूट करना है, इतना सीन आपको कैप्चर करना, तो आपको ये कैमरा चाहिएगा या फिर एक ऐसा लेंस चाहिएगा। बट वहाँ क्वालिटी मैटर ना के बराबर करती है, क्योंकि वहाँ एक्सप्रेशन है। वहाँ आपकी क्वालिटी अगर कैमरा की ऊपर नीचे होगी चलेगा, क्योंकि वो आर्ट है ना, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट शूट कर रहे हो आप। वहाँ ये फर्क नहीं पड़ रहा कि डिटेलिंग कितनी जा रही है। हाँ, मैक्रो शूट कर रहे हो, मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ में कर रहे हो, तो क्योंकि आप क्लोज जाओगे तो आपको ऑफकोर्स ज्यादा क्वालिटी का नीड होगा। बट स्ट्रीट के अंदर इतना नीड नहीं है। तो स्ट्रीट में आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा क्लोजअप में फ़ोटो नहीं ली जाती, दूर से भी फ़ोटो ली जाती है? दूर से भी लेते हो और क्लोजअप भी ले रहे हो, तो अगर उसके अंदर थोड़े ग्रेन्स आ जा रहे हैं तो वो फर्क नहीं डालेंगे। अच्छा अच्छा। वो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ज़्यादा है, उसमें क्वालिटी इज नॉट द थिंग। उसमें क्वालिटी ऑफ योर थॉट, क्वालिटी हाउ यू कंपोज द इमेज। अब आजकल मोबाइल से कितना अच्छा शूट कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोबाइल में हालांकि कंपैरेटिवली इतना बढ़िया लेंस सिस्टम नहीं है। बट अगर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करें तो आप कर सकते हैं। इवन आई विल शो यू फ्यू इमेजेस की जो बिल्कुल अब मैंने मोबाइल से लिया, स्टिल दे आर ब्यूटीफुल इमेजेस। तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में पॉसिबल है? स्ट्रीट में पॉसिबल है। अदर जॉनरास में आई विल शो इट्स नॉट पॉसिबल। अदर जॉनरास डिमांड क्वालिटी, जितनी आपकी क्वालिटी ऑफ मीडिया बढ़ रही है वो आपको डिमांड करेगा। तो ये स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको एज अ पर्सन कितना आप इवॉल्व हुए, आपकी पर्सनैलिटी को कितना बदला इसने? काफ़ी एक्चुअली। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ही मतलब अंडर कॉन्फिडेंट। हाँ। इवन मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर तक भी आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। अच्छा। आई कुडंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो जब मैंने कैमरा पहली बार हाथ में पकड़ा 4th ईयर में, आई बॉट माई फर्स्ट DSLR। 4th ईयर में आई वॉज शेकिंग, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक आई हैव टच्ड दिस थिंग। इसको मैं 1-1.5 साल से, पिछले 3rd ईयर से आई वाज इमेजिनिंग इन माय ड्रीम्स। आई वाज स्टडीइंग अबाउट इट, आई रेड एवरीथिंग अबाउट इट, आई नो हाउ द सेटिंग्स आर, बट आई नेवर एक्सपीरियंस इन हैंड। तो पहली बार मैंने 4th ईयर में जब कैमरा पकड़ा तो आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट किड। बट स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द स्ट्रीट्स। मैं घूमने लगा। एक तो मेरा ट्रैवल का एक स्कोप बढ़ा, क्योंकि मेरे पास एक रीजन आया ट्रैवल करने का।
इट मेड मी ट्रैवल, अदरवाइज आई माइट नॉट बी ट्रैवलिंग सो मच। तो इसकी वजह से मैं घूमना शुरू किया। इवन 4th ईयर तक मैं शायद 1 या 2 ट्रिप्स पे गया था। 4th ईयर में आखिरी के 4 महीने में मैं 6-7 बार गया। वाराणसी गया, 2 बार मैं शिमला गया, 1-2 जगह और गया। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो इसने मेरा ट्रैवलिंग का स्कोप बढ़ाया। मैं लोगों से बात करने लगा, एक्सट्रोवर्ट हुआ, क्योंकि मैं फोटो खींच रहा हूँ तो लोग मेरे से बात करेंगे कि आप क्यों खींच रहे हैं, आप कौन हैं। तो मेरा एक कम्युनिकेशन वो बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, लोगों को समझा और ट्रैवल किया तो एक लाइफ का होल हॉरिजॉन खुला कि लाइफ इज नॉट ऐसा सीमित नहीं है। लाइफ अलग अलग लोग अलग अलग तरह का जीवन जी रहे हैं और वो भी उसमें भी संतुष्ट हैं। तो ट्रैवलिंग एज अ लेमैन कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, क्योंकि लोग ना एक लाइफ टाइम में एक ही सिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक मशीनरी की तरह नौकरी पे जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं, और अगर घूमने भी जाते हैं तो एक स्पेसिफिक जगह चले जाते हैं। हाँ जी, है ना। लेकिन जो फोटोग्राफर होते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जिनको ट्रैवलिंग का शौक होता है, वो ही कहीं ना कहीं नेचर की खूबसूरती को हर तरह से एक्सपोज हो पाते हैं। वरना ज़्यादातर लोग तो सीमित रहते हैं अपने थॉट प्रोसेस, उनको पता भी नहीं चलता कि ट्रैवलिंग कितनी खूबसूरत है, नॉलेज कितना बढ़ाते हैं और हमें कितनी चीज़ों की जानकारी हो पाती है विद थ्रू ट्रैवलिंग। हम लोगों को समझ पाते हैं, कल्चर के बारे में जान पाते हैं, जो कि हमें घर बैठे तो नहीं पता चल पाती। और अगर हम मान लो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी उसको जानने की कोशिश करें, लेकिन वो जो लाइव खूबसूरती को देखने की जो आज़ादी है और उस मोमेंट में जीने की जो आज़ादी है, वो तो आई एम श्योर बहुत डिफरेंट होगी। तो जो लोग ट्रैवलिंग नहीं करते हैं उनको आप क्या अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलना चाहेंगे? ये ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला रीज़न, आप फैमिली के अंदर रहे हो, उनकी बहुत कुछ सबकॉन्शियस आप गेन कर चुके हो, उनकी लर्निंग आप ले चुके हो, आप उन्हीं के तरह से चल रहे हो। आप जब ट्रैवल करते हो और लंबा टाइम ट्रैवल करते हो, नॉट ऐसा नहीं 1 दिन जाके 2 दिन जाके आ गए, आप लंबा थोड़ा ट्रैवल करते हो लाइफ में, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो, तो आप अलग माइंडसेट को समझ पाते हो, अलग लोगों को समझ पाते हो। आपको ये समझ में आता है कि एक ही तरीका नहीं है जीवन का, बहुत तरीके हैं। आपको ये चीज समझ में आती है और आप ऑफ कोर्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। आप अलग अलग, आप कभी कभी ट्रैवल में आप अगर अच्छे, फॉर एग्जांपल आप स्पीति जा रहे हो, स्पीति जाके मुझे पहली बार वो फीलिंग आई थी, आई थिंक आंखों से आंसू आ गया था। अच्छा कि कितने बड़ा लैंडस्केप है ना, कितना बड़ा लैंडस्केप है, और हमारी ईगो क्या है इसके आगे। लाइक हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब आप इतने बड़े लैंडस्केप को देख रहे हो और आप फिर समझ रहे हो, आप पीछे हटते हो, आप थर्ड पर्सपेक्टिव से जब लाइफ को देखना शुरू करते हो, तो ट्रैवलिंग देती है आपको वो चीजें। वो जो महसूस करते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम क्या है, मतलब इस मोमेंट के आगे, मतलब हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में कि हम ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसको क्या फर्क पड़ रहा है। इंपॉर्टेंस देते हैं हम अपने आप को। जब आप ट्रैवल करते हो आपको चीज समझ में आती है कि लाइफ कितनी खूबसूरत भी है और लोग भी खूबसूरत है। जब आप वैसे तो आप क्या अपने घर में 4 लोगों से बात करो, 4 दोस्तों से बात करो, बाहर अब जब किसी अलग शहर में जाके एक चाय वाला है उसके साथ आप बात कर रहे हो, अगर उसकी लाइफ सुन रहे होगे तो है उसमें एक तो मजा है कुछ तो। तो अमन जी, अगर ट्रैवलिंग को कोई अपना प्रोफेशन बनाना चाहे तो अभी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अभी तो देखो, मैं बहुत आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव एडवाइस अबाउट इट, बट एक जनरल में एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि अब नाउ इज द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग एंड इवन टू गेट मनी आउट ऑफ एनीथिंग, क्योंकि बहुत खुल गई है दुनिया, स्कोप्स खुल गए, डिजिटल हो गया है, इतना नॉलेज इजी ट्रांसफर होना, क्योंकि इतना इंटरनेट है, तो आप समझ पा रहे हैं यूएस में बंदा बैठ के क्या सोच रहा है, उसने क्या किया है, तो वो नॉलेज आपको यहीं मिल रही है, हैंड मिल रही है। जब पहले तो ऐसा था कि ये देश इस देश से इतना पीछे, आज कोई देश किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि नॉलेज ग्लोबल हो चुकी है ना, सबको सब पता है और इतना इजी टाइम है। मुझे लगता है टुडे इज द इजीएस्ट टाइम। लोग कहते हैं मुश्किल है, मुझे लगता है बहुत इजी टाइम है, क्योंकि सब इवन आप अपना, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये पॉडकास्ट का जो भी बिजनेस आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो कितना इजी है मेरे लिए ये करना, मुझे मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि एडवर्टाइज करने के लिए मुझे कोई पैम्फलेट नहीं चिपकाने, मुझे कोई होर्डिंग लेके नहीं घूमना है, मुझे 1000 लोगों से बातें नहीं करनी है कि प्लीज मेरा प्रमोट करो, मुझे ऑनलाइन ऐड चलानी है गूगल पे पैसे देके, और वो चल रहा है और काम हो रहा है। सही बात है। तो आज के दिन आप बहुत चीजें कर सकते हो और ट्रैवलिंग भी लोग कर रहे हैं आज के दिन, ब्लॉगिंग करते हैं लोग, बातें करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इस पे भी आज तक यूट्यूब है, सब लोग बना रहे हैं अपना करियर आउट ऑफ इट, है ना। तो ये पॉडकास्ट का जब स्टूडियो आपने स्टार्ट किया तो इसके पीछे का कारण क्या था, और आप ये पॉडकास्ट स्टूडियो को अगर कोई स्टार्ट करना चाहे इस बिजनेस को, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि वो इसको किस तरह से इस चीज़ को देख सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है,
क्या ये बहुत आसान चीज़ लगती है कि जैसे अपन, क्योंकि ये तो बाद में प्रमोशन वाली बात हो जाती है, मार्केटिंग वाली बात हो जाती है, बाकी तो हमें एक सिस्टम सेट करना है, मैन पावर क्रिएट करना है, तो पॉडकास्ट स्टूडियो को सेट करने के बाद अब इतने टाइम से आप इसको चला रहे हैं, तो ऐसी कोई बात आपने सीखी जो और भी लोग, क्योंकि ये इंडस्ट्री बढ़ रही है और भी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो कोई एडवाइस आप देना चाहें कि वो अपना इस काम को बेहतर से बेहतर कर पाएँ? फर्स्टली मैं उस पर आता हूँ हाउ आई स्टार्टेड। हाँ तो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लॉन्ग टर्म थॉट नहीं था इसको लेके, हाँ। वेरी स्पॉन्टेनियस, और मुझे लगता है मेरे साथ मैजिकल चीज़ें होती हैं, अच्छा, तो इट कम्स टू मी। आई नेवर वेंट फॉर पॉडकास्ट और सम काइंड ऑफ बिजनेस, इट जस्ट केम टू मी। मैं बस गोवा से आया था एंड आई मेट माय फ्रेंड एंड ही इज डूइंग दिस पॉडकास्ट स्टूडियो, इज इन सकेत ओनली। अच्छा अच्छा। So I just met him and he was telling me before also when I was Goa कि मैं ये कर रहा हूँ and all this. So I went and I see it's a good thing. Like for me it's good. I felt good because I can see a lot of good people are coming and they're talking about knowledge. It's a good environment. All in. कि अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया space है. Actually. And if you are able to create this, of course because मैं photography field से हूँ और मैं 8-7 साल photography में हर तरह के जॉनर में काम किया, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। तो अगर कोई न्यू भी कोई करेगा जो फोटोग्राफी में नहीं है, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो फोटोग्राफी फील्ड के अंदर ऑलरेडी है, जिसको कैमराज की नॉलेज है, लाइट्स की नॉलेज है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट थोड़ा इन्वेस्टमेंट मांगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस में है वो रिस्क एपेटाइट, वो चाहिएगा, तो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अच्छी है, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैमराज हैं, लाइट्स है, फिर सेटअप बनाते हो आप, साउंड प्रूफिंग करते हो, सोफा, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, एंड फिर आप टीम चाहिए आपको। तो कोई भी बिजनेस के लिए तो ये नॉट जस्ट पॉडकास्ट कास्टल और पॉडकास्ट स्टूडियो, किसी भी बिजनेस के लिए रिस्क एपेटाइट तो चाहिए होता है। तो वही मैं तो इसको कहीं ना कहीं स्कूल की तरह भी समझता हूँ। जैसे स्कूल में हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन इस प्रोग्रेसिव दिशा में हम जो चल रहे हैं, एक अडल्ट को कैसे प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मिल पाए, क्योंकि हम स्कूल में तो बस यही सीखते हैं कि मैथ्स में क्या है, फिजिक्स में क्या है, वो जो चलता आया है वो है, लेकिन सोशल जो कॉजेज़ हैं जिस पे बातचीत होनी चाहिए, रेलेवेंट चीज़ें, पॉलिटिकल जो कल्चरल जो चीज़ें पे बात होनी चाहिए, ग्लोबली जो बातें होनी चाहिए, जो रियल में इश्यूज़ हैं, वो तो ये एक स्कूल की तरह ही हो जाता है, जहाँ पे ये माध्यम क्रिएट कर दिया गया है। और क्योंकि आज क्या है कि सोशल मीडिया में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई है, पता नहीं है कि कौन सी नॉलेज सही है, कौन सी गलत है, तो जब टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो जब इस तरह का जब इकोसिस्टम क्रिएट होता है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस को इससे हेल्प मिलती है कि जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं, और होस्ट सवाल पूछ के वो भी अपनी नॉलेज को प्राप्त करते हैं, और एक्सपर्ट से ये जान पाते हैं कि इस फील्ड में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक लाइफ टाइम में हम स्कूल में भी ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते, हमको तो लिमिटेड पता है। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि संभावनाएं कितनी हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप जरिया बन रहे हो वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि हम संभावनाओं को क्रिएट कर रहे हैं। पता चल पा रहा है कि रिसर्च में क्या होता है, आईटी डिपार्टमेंट में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, तो इसी से तो आगे प्रोग्रेस करती है और चीज़ें आगे पता चलती हैं। तो आपके अगर इंस्पिरेशन की बात करें, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? एज अ पर्सन, रोल मॉडल जिनको आप यू लुक अप टू। Honestly, I don't have any role model. अच्छा as such. हाँ, with time it kept on changing. अच्छा। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म किसी को लुकअप नहीं करता हूँ। I think I look up to myself only. I'm very too self-obsessed person. हाँ, ये भी बढ़िया है। बाकी with time it kept on changing. हाँ। तो जिनसे मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, तो एक टाइम पे संदीप महेश्वरी थे, who first like you know kicked something into me, कुछ है, कुछ something about, he talked a lot about happiness. तो मुझे happiness का कुछ कीड़ा लगा था कि हाँ यार, why not we are happy and all, like life is so good, like what's bad, है ना? मतलब वो जब सुंदर थे, वो काफी बढ़िया बातें करते थे वो, है ना? बहुत रेलेवेंट बातें थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे असर किया। फिर काफी मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर मुझे बहुत मजा आया कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। फिर धीरे धीरे आई थिंक वो मेरे लिए इरेलेवेंट होता गया, क्योंकि आई ग्रू उनसे थोड़ा ग्रो अपार्ट हो जाते हैं आप। अपने शिक्षक है ना, मुझे लगता है उनसे ग्रो अपार्ट होना भी जरूरी है। नहीं तो आप उनको ही पूछते रहोगे। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे ग्रो अपार्ट, हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया एंड आई एक्सपेरिमेंटेड, इट्स नाइस। देन थोड़ा सा मैं सदगुरु को सुनने लगा था, अच्छे थे, ठीक लग रहा था। बट फिर कुछ हुआ कि माय मेंटोर, जो फोटोग्राफी में जिनको मैं थोड़ा सा मतलब जो मेरे मेंटोर रहे हैं, अभिषेक हजेला, ही यूज्ड टू लिसन टू ओशो।
तो मुझे बहुत बोलते थे यार ओशो सुन, तो मैं कहता सर सदगुरु बहुत अच्छे हैं, क्या दिक्कत है, लाइक सदगुरु इज वेरी फनी, विटी, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। तो कहता नहीं तो ओशो सुन एक बार। मैं ठीक है मतलब मैं सुनूंगा, लाइक आई केप्ट ऑन लाइक यू नो सेइंग कि हाँ चलो सुनते हैं कभी। तो एक बार हम राजस्थान से लाइक मैं उनके साथ भी कभी कभी ट्रैवल ट्रिप्स पे जाता था, फोटोग्राफी ट्रिप्स पे। तो हम जोधपुर या उदयपुर से दिल्ली आ रहे थे उनकी गाड़ी में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तू आज ओशो सुनेगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 6 घंटे लगातार 6-7 घंटे लगातार गाड़ी में चला दिया। तो ठीक मजा आया, बट बहुत मजा नहीं आया। मुझे लगा ठीक है, लाइक ठीक है क्या। आई थिंक उसके 1 महीने बाद एग्जैक्टली पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर मैंने ऐसा यूट्यूब पे ओशो आई सर्च्ड एंड मैंने एक बार सुना। तो उसके बाद आई थिंक 3.5 साल हो गए, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। ये तो है। एवरी डे 1.5 घंटा मतलब मैं सुन ही रहा हूँ। मतलब अभी मैं आज मैं रोहतक से ही आया हूँ। तो मैं पूरा 2 मतलब इट्स वेरी बेसिक कि मैं फ्री हूँ तो मैं ओशो सुन रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ तो मैं सोने से पहले ओशो सुन रहा हूँ, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ चाहे 8 घंटे ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं 8 घंटे ओशो सुन रहा हूँ। हाँ, उनका प्रभाव तो पड़ता हाँ है। मजा आया। अभी वो अभी ऐसे हैं कि मैं उनको अभी छोड़ नहीं पाया हूँ। बाकी हाँ उनकी बातें वैसे भी बहुत फॉरवर्डिंग थी। जब उन्होंने जो बातें अपने समय से देखो ना, क्या वो प्रोग्रेसिव बातें आगे की जनरेशन के हिसाब से बोलते हैं, और उनकी बात हर जनरेशन में रेलेवेंट भी होती है। ये बहुत बड़ी बात है किसी गुरु के बारे में हम ये कह सकें। अगर बहुत रहे हैं जैसे अभी गौतम बुद्ध हैं, ये सब लोग हैं, तो कुछ लोग रहे हैं जिनकी बातें आज तक रेलेवेंट हैं, क्योंकि वो तो ऐसी उन्होंने एक क्रिएट कर दिया था पर्सनालिटी अपनी की पूरी अमेरिकन कंट्री को शेक हो गए थे। एंड पीपल वर लाइक दे यूज्ड टू गेट अफ्रेड ऑफ हिज पर्सोना। जो उनकी जो बातें थी वो इतनी सटीक थी, एंड इट मेड पीपल, एक बार तो लोग सोचते ही थे उस बारे में। सच तो डराएगा ना। हाँ, सच डराता है। और वो सच को मानना मुश्किल होता है, लेकिन मान लो तो खुद की भलाई होती है। लेकिन डिफिकल्ट भी करेज चाहिए। डिफिकल्ट है। इवन मुझे डिफिकल्टी आई थी जब मैंने सुनना शुरू किया। 3 महीने मुझे मजे आए। उसके बाद मुझे सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अच्छा। मुझे लगा कि यार ये नहीं, मतलब देन आई स्टार्टेड चूजिंग वीडियो कि ये नहीं सुनूंगा, ये वाली सुनूंगा। ऐसा भी टाइम आया। देन लेकिन मैंने सुनना बंद नहीं किया कभी। तो आई केप्ट, फिर वो धीरे धीरे ओवरकम करके नाउ आई एम लिसनिंग हिम एज अ म्यूजिक। वो बैलेंस भी जरूरी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो ये भी जरूरी है कि हम उसमें से क्या चीज को ग्रैब करें। नहीं, मैं इसका मेरा कहने का तात्पर्य थोड़ा अलग था। अच्छा। जब हमारे अंदर डर होते हैं, जब हम अपनी दीवारें बना के रखते हैं, और ओशो ने क्या है बहुत तोड़ा है चीजों को, तो वो हमारी ईगोस तोड़ता है। वो हमको कॉन्फ्लिक्ट्स में लाता है। जैसे ही हमारा क्या होता है कि किसी एक गुरु ने, किसी भी इंसान ने एक बात बोली, हम फट से चिपक जाते हैं उस पर। ओशो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है खुद के साथ कि वो उसी को तोड़ेगा। तुमने जैसे ही उसके वर्ड्स पे भी चिपकोगे तो अपने वर्ड्स के साथ ही तोड़ देगा तुम्हारा रिलेशन। तो वो तुम्हें परेशान करेगा मेंटली। और लेकिन फिर भी तुम अगर उसको सुनते रहोगे तो देन यू अंडरस्टैंड हिम हाउ व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से। और वो कहा ही नहीं जा सकता व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो वो फील हुआ, और अब वो म्यूजिक है मेरे लिए। हाँ, वो एक संगीत की तरह हो गया। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि हम हमेशा ही सोचते हैं कि जो अनुशासन है वो बंधन देता है, हमें जकड़ता है। लेकिन अनुशासन तो ये है कि हम स्वतंत्र होते हैं अपनी सोच में। क्योंकि हमें जो चीज़ में, जैसे हम कोई बात के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि ये विचार सही है, लेकिन हम उसमें वो साहस नहीं ला पाते कि हम वो चीज़ करें, रेगुलरली करें। तो वो तो अनुशासन ही ला पाता है। तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, for today, like as of now, I feel कि discipline is very important, but I have been very undisciplined. अच्छा. Because of that, I understood कि हाँ discipline important है, और बट वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए। अगर आपने डिसिप्लिन बाहर से पकड़ा है, किसी के कहने से पकड़ा है, सोसाइटी की वजह से पकड़ा है कि ये उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, ये इतना काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो डिसिप्लिन तो आपको नुकसान ही देगा। वो आपको मतलब जीते जी लाइक मारता ही है, वो आपको कॉन्स्टेंट ही करता है। बट जो डिसिप्लिन अंदर से आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अपनी ये जो ओवरकम किया अपनी घबराहट को, कि पहली बार जब आपने फोटोग्राफी की शुरुआत करी, आप कह रहे थे कि आप, क्योंकि पहली बार आपने कैमरा लिया तो, और लोगों को इंटरेक्ट करना, वो जो करेज अपन डेवलप करते हैं, ये ओवरकम कैसे किया आपने? थोड़ा सा ओवरकम किया, बट एक चीज़ है, मुझे लगता है कि हाँ, हर तरह का जो विचार है, हर तरह का जो हम काम करते हैं ना, उसकी एक अलग एनर्जी वेव होती है, अलग अलग एनर्जी होती है। आपको बस वहाँ टैप इन करना है, वो अपने आप आपको लेके जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही मैंने फोटोग्राफी आर्ट को देखा, मैंने वीडियोस देखी हैं कुछ लोग पहले, मैं आई वाज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कि जो अच्छे फोटोग्राफर उनको देख रहा था, समझ रहा था वो क्या करते हैं। तो जैसे मेरे हाथ में कैमरा आया तो आई फेल्ट लाइक आई एम दैट पर्सन। अच्छा। अब वो पर्सन होता तो क्या करता, तो उसकी एनर्जी पकड़ में आ गया मुझे। उसकी एनर्जी थी कि वो पूरा जाएगा, शूट करेगा, उसे कोई घबराहट नहीं है। तो ये अलग अलग एनर्जीज हैं, हम जैसे ही उस एनर्जी में टैप इन करते हो, एनर्जी अपने आप आपको वो कराएगी जो आपको मतलब ना जो नीडेड है, व्हाटएवर इज नीडेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई टफ नहीं हुआ मेरे लिए कि ओवरकम करा, नहीं, मैंने बस उस एनर्जी को टैप इन कर लिया। और जैसे ही वो एनर्जी पकड़ में आएगी, वो एनर्जी अपने आप आपको एक्सट्रोवर्ट बना देगी या फिर व्हाटएवर इज नीडेड फॉर दैट आर्ट। वो बस पहला कदम लेना। हाँ, बस पहला कदम, और अपने आप पे भरोसा रखना कि हाँ चीजें हो जाएंगी। और सीरियसनेस को हटाना, लाइक ओशो कहते हैं ना, सीरियसनेस इज अ डिजीज। तो सीरियसनेस को मैंने आई थिंक हटाया अपने कॉलेज में घुसने के बाद। कॉलेज से पहले आई वाज वेरी सीरियस किड। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो अभी मैं आई थिंक कितनी बार अपनी लाइफ को मैंने चेंज किया, बहुत बहुत तरीके से चेंज किया। हाँ, खुद से प्यार करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने कहा कि आप सेल्फ ऑब्सेसिव हो, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है जो इनफैक्ट लोगों को भी समझनी चाहिए कि आप दुनिया में हैप्पीनेस सब तभी स्प्रेड कर सकते हो जब आप खुद से प्यार करो। यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। नहीं, 100%। जो कप में वही आप पोर कर पाओगे ना। हाँ, और हाँ वो भी जरूरी है कि अच्छी चीज ही हो। नेगेटिव चीज होगी तो वो आप वही होता है, दुखी इंसान ही दुख देता है, सुखी इंसान सुख देता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बात तो है। तो ऐसी कोई सिटी है जो आपको बहुत पसंद आई? इतने सिटीज आप गए अभी रिसेंटली मुझे हम्पी बहुत सुंदर लगा, मजा आ गया मुझे हम्पी जाके। अच्छा, कर्नाटका में। ओके। तो वहाँ की क्या खूबसूरती आपको अच्छी लगी? आई थिंक वो सिटी अपने आप में फुलफिल है, नॉट जस्ट हम्पी, आई विल टेल यू कपल ऑफ मोर सिटीज। लाइक हर सिटी का एक अपना पर्सनैलिटी है। आप बताएं, हमारी ऑडियंस भी वहाँ जाना चाहेगी फिर। हम्पी है बहुत सुंदर, बिकॉज हम्पी इज हैविंग अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, बहुत एंशिएंट आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर वेदर है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। उसके साथ ही साथ कल्चरली बहुत रिच है। लाइक इफ यू सी पीपल देयर, ब्यूटीफुल हाउसेज, वही पुराने तरीके से अच्छे कपड़े, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, मतलब कल्चरली भी बहुत रिच है। तो आई थिंक इट्स अपने आप में बहुत पूरा है वो सिटी। इसके अलावा और कौन सी सिटी आपको पसंद आई? इट्स अ टाउन, आरंबोल इन गोवा। अच्छा। वो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। बढ़िया। बट वो बड़ा वैसा है, लाइक जितना वाइट है वो सुंदर है, उतना ही डार्क भी है। उसके अंदर उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। तो वो तुम्हें सारे अपने आप के जितने भी शेडोज हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके जितनी अच्छी जो आप चीजें लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वो तुम्हें इन एंड आउट काफी बदलाव लाते हैं, बट वो डेंजरस भी हो जाएगा क्योंकि कभी कभी लोग वहाँ ट्रैप्ड हो जाते हैं उस जगह के अंदर। वो बहुत एडिक्टिव है वो स्पेस। तो ये एक परसेप्शन नॉर्थ इंडियंस का बन जाता है। जैसे नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं वो साउथ इंडियंस के बारे में कुछ सोचते हैं, उस भाषा के बारे में कुछ सोचते हैं। जैसे हिंदी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि सब बोलते हैं, लेकिन साउथ में इतनी नहीं बोली जाती। और इंग्लिश को तो ऐसा हो गया है कि बहुत एक्सेप्टेबल हो गया है कि सबको बोलना ही चाहिए। लेकिन साउथ इंडियंस हिंदी लैंग्वेज को इतनी अहमियत देते नहीं है। वो उनकी अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज है जिसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जब आप तो इंडिया में ऑलमोस्ट सारी जगह आप घूमे होंगे। हाँ, काफ़ी ना। तो आपने साउथ भी देखा होगा, वेस्ट भी देखा होगा, महाराष्ट्र साइड, गोवा, ये सब भी आप देखे होंगे। तो ऐसी कोई चीज़ आपको सरप्राइज करी है वहाँ जाकर जो आपको पहले तो कुछ और ही परसेप्शन था आपका साउथ इंडियंस के लिए या मराठियों के लिए, वहाँ जाके आप सरप्राइज हुए, यार ये मैं गलत ही सोचता था उनके बारे में या उस भाषा के बारे में, या आज भी ऐसी चीज़ है जो चीज़ हमारे देश के हिसाब से अच्छी नहीं है, उसको बदलनी चाहिए। ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ आपको? आई थिंक एक परसेप्शन तो मेरा टूटता ही, हमेशा ही टूटता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, कि लोग उतने बुरे नहीं है जितना उनका परसेप्शन है। करेक्ट है। कि कभी कभी हमें लगता है ना कि वो तो ऐसा ही करेंगे, बेंगलोर जाओगे तो ये दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है हम एज ए पर्सन कैसे हैं, ट्रैवल करते टाइम ये समझ में आया कि अगर मैं एज ए पर्सन एक्सेप्टेबल हूँ, मैं एज ए पर्सन सेंसिटिव हूँ, मैं जिस स्पेस में जा रहा हूँ उनके प्रति सेंसिटिव हूँ, तो मोस्टली मुझे कभी लाइफ में ट्रैवल करते टाइम कभी कोई किसी तरह का इशू फील हुआ ही नहीं है। मैं गोवा रहा हूँ, लोगों ने कहा गोवा में बड़ा माफिया सिस्टम है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। मुझे नहीं रहा, मैं 2 साल 2.5 साल आई वाज स्टेइंग देयर। आई हैव बीन टू कर्नाटका, जहाँ पे हिंदी किसी को समझ ही नहीं आ रही और मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ और वो कन्नड़ में मेरे से बात कर रहे हैं और हम फिर भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फेस्टिवल में गए हूँ, कोई बुरा नहीं मान रहा है मेरे से कि आप समझ पा रहे हो उनकी भाषा। समहाउ मैं कुछ नहीं समझ नहीं, मतलब गेस कर रहे हैं एक दूसरे को। दे वर गेसिंग मी एंड आई वाज गेसिंग देम।
तो मुझे तो नहीं ऐसा फील हुआ कि जो लोग बोलते हैं कन्नड़ जाओगे तो तुम्हें जो रील्स दिखती हैं, हाँ होंगे, बहुत कम परसेंटेज है। अच्छा ही ज्यादा है दुनिया में, इसलिए दुनिया सस्टेनेबल है, अच्छा ही ज्यादा है, और वही 95-99% वही है। वही 1-2%, 10-5% कुछ बुराई है जिसकी वजह से हम रील्स बना लेते हैं या फिर बात करते हैं बुराई जगह है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हैं तत्व, बेकार तत्व भी हैं, वो हर जगह ही है ना। राइट वो तो मोस्टली तो लोग अच्छे ही हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि इस दुनिया को पीस लविंग वर्ल्ड बनना बहुत ज़रूरी है, जो पीस को प्रमोट किया जाए। हम नेगेटिव माइंडसेट इतना लेके घूमते हैं कि हम हर दूसरे इंसान पे शक करते हैं, और उस जो हमेशा से हमारी बात रही है कि हम अतिथि देवो भव वाली जो फीलिंग रही है, हम पहले हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, आजकल हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो आपकी जैसी बात सुन के ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को प्रभावित होगी कि हमें परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, मिसकंसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, हमें एक नोशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, आपको वहाँ जाना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, फिर ये पता चलेगा कि दुनिया बहुत अच्छी है, हमने ही उसको गलत समझा हुआ है, ऐसे घबराए हुए हम कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। करेक्ट है। तो मतलब अगर आप अच्छे हैं तो मतलब आपके लिए दुनिया अच्छी है, लाइक वर्ल्ड इज मिरर ऑफ यू। हाँ एब्सोल्युटली। तो अगर आप हैं अंदर से साफ सुथरे, आपको जजमेंट नहीं है किसी दूसरे की लैंग्वेज पे, दूसरे के कल्चर पे, तो वो भी आपको नहीं जज करने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ 1-2% अभी हो सकता, तो इट्स फाइन, इतना तो चलता भी है। तो आप कैसे बैलेंस करते हैं एस्थेटिक्स को ऑथेंटिसिटी से, अपने काम को जस्टिस कैसे देते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें कमर्शियली डिमांडिंग होती है, उसको हमें वो वैसे ही करना पड़ता है, लेकिन फिर आपको महसूस होता होगा कि ये तो मेरे प्रिंसिपल्स को तो ये नेगेट कर रहा है, तो आप उसको बैलेंस कैसे करते हो? हाँ वो चैलेंजिंग है काफ़ी, वो आर्ट फील्ड जो भी होगा ना, उसमें चैलेंज आएगा। अच्छा। तो कभी मुझे ऐसा लगा था, आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग, जो मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ, आई थॉट ऑफ मेकिंग इट मोर कमर्शियल, थोड़ा सा ना जो अभी चल रहा है वायरल, वो सब करने का कंटेंट। आई थिंक 1 या 2 वीडियोस मैंने ऐसा बनाने का ट्राई किया था 2-3 साल पहले। अच्छा। वो इतना कंज्यूमिंग और ड्रेनिंग लगा, तो मैंने कहा फायदा क्या है, मैं फिर वो चोरी कर लेता हूँ, तो पैसा ही बनाना है तो मैं अभी रहने देता हूँ। देन मुझे लगा, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी जगह है जहाँ मैं ऑथेंटिक एक्सप्रेस कर पाऊँ अपने आप को, उसको ही मैं पोल्यूट कर दूंगा, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? कोई मतलब नहीं। तो मैंने उसको ऑथेंटिक ही रखा। उसके अलावा अदर जॉनराज है, मैं अदर मेरे कमर्शियल वर्क्स में वो करता हूँ। ये पॉडकास्ट का चला है, ये ऑफ कोर्स मैंने बनाया बहुत ऑथेंटिसिटी से ही बनाया, आर्ट की तरीके से ही बनाया। जो अभी ये वाला खासकर आप जो स्पेस देख रहे हो, इट्स वेरी डिफरेंट। आप डे में आप जब शूट करते हो तो लाइट आती है, तो ये मैंने बहुत ऑथेंटिक बनाया, बट अगेन इट्स अ कमर्शियल थिंग। हाँ ये बहुत अच्छा रूम है, इसके ये जो बैकग्राउंड है, ये जो सोफा है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन आपने सेट किया है, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को भी। थैंक यू सो मच। हाँ तो दिस इज समथिंग कि मैं अब अलग प्रोजेक्ट्स कर लूंगा, सो दैट मेरा जो मेन एक्सप्रेशन है स्ट्रीट फोटोग्राफी, जो आर्ट है मेरा, वो पोल्यूट ना हो, तो मैंने इसको प्रोटेक्ट करके रखा ही है। हाँ वैसे भी क्रिएटिविटी की वैल्यू, रेलेवेंस तब तक ही बरकरार रहती है जब हम अपने काम के लिए सच्चे रहें, और अगर हम भीड़ को फॉलो करेंगे तो फिर वो, और हमें फिर वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। खत्म। मैं कह रहा हूँ, मैं फॉर 3 days आई फेल्ट कि व्हाट आई एम डूइंग। तो इवन मुझे तो अभी भी ऐसा भी लगता है कभी कभी कि अगर मेरा शूट करने का, अभी मैं रिसेंटली इस चीज़ पे आया हूँ कि इवन चलो अदर देन आई विल टेलिंग अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट एंड ऑल, वैसे भी अगर फोटोग्राफी आर्ट वैसे भी आपको फोमो देगा, क्योंकि इंस्टाग्राम है, लोग इतना शूट कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो मैंने वहाँ से भी अपने आप को भी शांत करना शुरू किया कि ठीक है, डोंट गेट फोमो ना, अभी मन नहीं है, अभी मूड नहीं कर रहा है, तो घर बैठो, नहीं शूट करना, शूट व्हेन यू अंदर से जब आए। राइट। तो हार्डेस्ट पार्ट क्या है स्ट्रीट फोटोग्राफी का? ऑथेंटिक रहना। आज के टाइम में तो ऑथेंटिक रहना, क्योंकि हाँ ऑथेंटिसिटी इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना फोमो है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसा कभी फील आता है आपको कि इस चीज में भी मोनोटोनस हो जाएगा, क्रिएटिव बर्नआउट? हाँ होता ही जाता है, और वो उसको सह लेना चाहिए। अच्छा। रेदर देन भाग के कुछ और ऐसा कॉपी करने के बजाय उसको सह लो, बोरियत में रह लो। बोरियत बहुत जरूरी है आपके आर्ट फॉर्म के लिए। बोरियत को एनरिच करो, मतलब कि अच्छी चीज है बोरियत, तो दैट मींस यू आर ऑथेंटिक। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप टाइम लो, स्पेस लो, दोबारा से शुरू करो, तो दैट इज अ बेटर वे। तो कोई कल्चरल डिफरेंस आपको महसूस हुआ जब आप दूसरी सिटीज में गए? क्या क्या कल्चरल डिफरेंस आपने पाया? अगर मैं चलो नॉर्थ और साउथ का एक बेसिक, ये भी गंदा जजमेंट नहीं है, बुरा जजमेंट नहीं है ये, बट एक बेसिक जो डिफरेंस थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन में मुझे थोड़ा सा फील हुआ, वो ये है कि नॉर्थ इंडियंस
जनरली जो हैं दे हैव मोर वार्मथ, दे आर मोर फ्रेंडली एक्चुअली। उनकी बाउंड्रीज नहीं है, उनकी खुद की भी बाउंड्रीज नहीं है, इसलिए वो दूसरे की बाउंड्री ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज दे आर फ्रेंडली। दे हैव दिस काइंड ऑफ लव लैंग्वेज, फ्रेंडशिप लैंग्वेज की, यू नो, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड दे आर वेरी वार्म, बट उनके पास सेंसिटिविटीज की कमी है। अच्छा। क्योंकि वो इतने फ्रेंडली हैं तो कभी कभी दूसरे की बाउंड्री ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि वो बिकॉज वो सेंसिटिव नहीं है उतने। बट इफ आई गो टू साउथ इंडिया तो वहां मुझे थोड़े पीपल आर दे आर मोर सेंसिटिव, तो वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस। They are more like they are not as loud as like North Indians are famous for being loud. तो वो sensitivity भूल जाते हैं North Indians। हाँ, तो वो थोड़े sensitive हैं, but at the same time वो they are not, they doesn't seems that welcoming. It's not that they are not welcoming. To North Indians, we generally whenever a North Indian person going to South India, they feel कि ये इतने welcoming नहीं है, but that's in their culture कि वो थोड़ा सा slow हैं, थोड़ा like चीज़ों को slowly और sensitively like करते हैं। राइट। तो आपने कभी जब आप फोटोग्राफी करते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी, तो आप परमिशन लेते हैं या फिर यू विदाउट परमिशन भी आप फोटोग्राफी कर लेते हो? विदाउट परमिशन भी होता है, विद परमिशन। वो हमें सेंसिटिवली समझना है कि क्या सिचुएशन है। इफ हमें लगता है कि कोई बोदर हो रहा है तो उससे बात कर लेनी चाहिए, है ना। जनरली तो कैंडिड रहता है। तो आपको वो ऐसा कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है कि आपने कोई चीज़ करी आउट ऑफ योर क्रिएटिव एबिलिटी लेकिन फिर वो बैकफायर हो गया? बैकफायर तो बेसिक है, स्ट्रीट में होता ही रहता है। अच्छा। क्योंकि लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके पर्सनल स्पेस को जब हम इन्वेड कर रहे हैं, दे हैव द ऑल राइट टू गेट एंग्री अबाउट अस, है ना। तो गुस्सा हो जाते हैं लोग कभी कभी, तो होता है। तो फिर आप फिर कैसे उसको, क्योंकि हर इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, तो आप बहुत मुश्किल होता होगा ये चीज़। सीरियस नहीं लेना ना। हाँ, खुद को सीरियस जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, अगर स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफी एक गेम है, इसको स्पोर्ट्स की तरह लेके चलो, इसको सीरियस क्यों ले रहे हो इतना? और आपको ये चीज़ अब समझ में आएगी कि आप एनीवेज यू द अदर पर्सन हैज द राइट टू गेट एंग्री एट यू, यू हैव टू कैरी दैट कंपैशन इन यू, कि उनका राइट है, दे हैव द होल राइट टू गेट एंग्री, इवन पास आके आप फोटो डिलीट करा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उसके पर्सनल स्पेस में जा रहे हो, जब इस थॉट के साथ जा रहे हो तो आपको गुस्सा नहीं उठेगा, करेक्ट है ना। आपके अंदर एंगर आएगा ही नहीं। एंगर आपके अंदर जब आता है जब आपको लगता है कि आई हैव दिस राइट, कि मैं तो शूट कर सकता हूँ, एंड व्हाई दे आर गेटिंग एंग्री एट मी। कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओ तो आप समझ जाओगे एंड संभालोगे सिचुएशन को, एंड गो विद अ स्माइल एंड लाइक ब्यूटीफुल हार्ट। तो मोस्टली पीपल दे डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो ये आप सेलिब्रिटीज़ को भी कवर करते हैं या आपका एक स्पेसिफिक है कि मैं कॉमन मैन को ही कवर करता हूँ, कॉमन नेचर को ही कवर करता हूँ, इस तरह से सोचते हैं, या फिर आप कोई लिमिटेड नहीं है इस चीज़ में? सेलिब्रिटी के लिए तो फिर हम वो स्ट्रीट पे कहाँ मिलेंगे आपको सेलिब्रिटी, लाइक ऐसे जैसे कि वो जो पेपराजी हैं एयरपोर्ट में कवर कर लेते हैं, फिर नहीं वो आप कभी एयरपोर्ट से जा रहे हो तो वो तो कमर्शियल जोन आ गया, वो तो रिपोर्टेज आ गया, वो तो अलग है। वो चीज़ आप वो नहीं, उस तरह से आप अपने काम को नहीं, ये प्योर आर्ट फॉर्म है, इसमें कमर्शियल कोई एस्पेक्ट है ही नहीं। अच्छा। इसका एक ही कमर्शियल एस्पेक्ट है, दैट आई कैन टीच, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग वर्कशॉप्स। अच्छा, दैट इज इट, इट्स अ प्योर आर्ट फॉर्म। अच्छा। तो इसकी कोई एकेडमी भी सोचते हैं क्या आप, इसकी एकेडमी स्टार्ट करने का, सिखाने का? नहीं, मैं प्राइवेटली आई एम डूइंग वर्कशॉप्स, तो आई टेक सम ग्रुप ऑफ लाइक 5-10 पीपल टू वाराणसी, टू हम्पी, टू कोल्हापुर, एंड वी डू स्ट्रीट फोटोग्राफी फॉर लाइक 3 days। तो जनरली हम फोटो टूर्स करते रहते हैं, एक्सपीरियंशियल टूर्स। तो आप क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहोगे? क्योंकि ये वैसे तो आप बहुत यंग हैं और ये सवाल आपके लिए इतना अभी तो रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन क्रिएटिव पर्सन से ये सवाल पूछने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट टाइम ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव पीपल आर वेरी प्रोग्रेसिव और वो अपने समय से बहुत आगे की सोचते हैं, because we are creating। हाँ, we are creating। तो इस वजह से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या लेगेसी सेट करके जाना चाहते हैं when you leave this world? I think nothing। अच्छा। हाँ, मतलब nothingness। मतलब you want to spread the message of nothingness। हाँ, no mind। हाँ, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। हाँ, इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, और मतलब खुद को खुद ही में इम्पोर्टेंस दो। कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, किसी को लुक अप करने की भी जरूरत नहीं है लाइफ में। नो नीड टू लुक अप, खुद ही अपने इंस्पिरेशन बनो। हाँ, क्योंकि हम हमारे अंदर सारा नॉलेज और डेटा है कि हम खुद से इंस्पायर हो सकते हैं। हाँ, अपने आप को ही डेली बेसिस पे अपने आप से ही कंपैरिजन करो, अपना कंपटीशन खुद ही बनो, exactly। कि जो हम येस्टरडे थे उससे आज बेहतर, और टुमारो हमारा आज से भी बेहतर हो, वो चलता रहे। 100%। अमन जी, आप ये बताएं हमारी ऑडियंस को कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको उनको फॉलो करना चाहिए ताकि उनकी लाइफ बेहतर बन पाए? So according to me, like there are 3 things that we should take care. Number 1 is truth,
आई थिंक सच बोलना बहुत ज़रूरी, लाइक ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रुथ आई डजंट मीन ट्रुथ सेइंग टू समवन एल्स, ट्रुथ सेइंग टू आवरसेल्व्स। हम कभी कभी अपने आप को ही सच नहीं बोल पा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से सच बोलें, क्योंकि जब हम अपने आप से सच बोलते हैं तभी वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, तभी हमें अपनी जर्नी समझ में आती है, तभी हमें अपनी लाइफ समझ में आने लगती है, जब हम अपने आप से सच बोलने लगते हैं। तो मुश्किल होगा, बट ट्राई इट, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। नंबर 2 इज़ आई थिंक लोग कभी कभी कहते हैं कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ बेटर, आई वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ, और जब मैं अपने लिए कुछ करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली देयर आर चांसेस कि मेरे आसपास के लोग उससे अच्छा ही प्रभावित होंगे, उनको अच्छा ही फीलिंग होगा। जब मैं खुश होऊंगा तभी मैं खुशी दे सकता हूँ। तो इसीलिए आई विल से कि खुद के लिए कुछ करें, खुद को बेहतर करें, इज समथिंग दैट आई वांट टू से। एंड नंबर 3 इज़ ट्राई टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड, क्योंकि हर इंसान में एक क्रिएटिव साइड होती ही होती है, क्योंकि दिस इज़ हाउ ह्यूमन इज़ डिज़ाइंड, ह्यूमन इज़ डिज़ाइंड टू बी क्रिएटिव। तो अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करें, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाट ह्यूमन लाइफ इज़ एक्चुअली। आई एम श्योर ये बातें उनको बहुत प्रभावित करेंगी, हमारी ऑडियंस को, क्योंकि जो 3 चीज़ें आपने बताई हैं वो बहुत रेलिवेंट है इन टुडेज़ टाइम। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम एक ऐसे समाज के हिस्सा बन चुके हैं जहाँ पे सिर्फ उन्हीं बातों पे ज़्यादा फोकस होता है जो हमेशा से चलता आया है। आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग हमेशा यही भावना रखते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना है, हमें उनके लिए सब कुछ करना है, सेल्फलेस रहना है। इवन आप हमारी दादी, नानी या फिर अपनी माता जी, दुख होता है, दुख होता है देख के कि उन्होंने अगर अपने जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो बड़ी ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा कचोटती है कि क्योंकि हर बेटे के लिए उनकी माँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लाइक शी इज़ द फर्स्ट लव, और माँ के लिए बेटा उनका लास्ट लव होता है। तो हम जब देखते हैं कि हमारी माँ, हमारी दादी, इन्होंने हमारे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनको रिटर्न में वो चीज़ें मिली नहीं, तो ये ज़रूर फील आता है कि ये उनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ, अनफेयर हुआ। और ये सिर्फ कह देना कि सेल्फलेस रहना ही आपका कर्तव्य है और इसीलिए आप इस दुनिया में आए थे, तो ये तो बहुत ऐसी बात है जो हम प्रोग्रेसिव तो नहीं कहला सकते इस नोशन के साथ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझें और आपकी इस बात को आगे फॉरवर्ड करें कि अपने आप से प्यार करो। अपने आप से प्यार करोगे तो उस चीज़ से ज़रूर है कि हम अपने माँ के लिए, अपनी दादी के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ अच्छा, उनको एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएँ कि हम उनके बारे में सोच पाएंगे और हम उनको वो चीज़ के, उनके प्रायोरिटीज़ को भी हम महत्व दे पाएंगे और उनको भी एक बल मिलेगा कि वो भी ज़िंदगी को एक अलग दिशा से भी देखें, क्योंकि वो फिर उस दिशा में देखते ही नहीं है। उनको फिर ये लगता है कि उनके जीवन का उनका जन्म इसी मकसद के लिए हुआ था। जबकि जैसे एक आदमी की एक इच्छाएं होती हैं, पैशन होता है, वैसे ही एक औरत की भी होती है। और प्रकृति ने आदमियों को लीडरशिप क्वालिटीज़ दी हैं, इतना कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो उनके लिए स्ट्रेंथ है। तो ऑब्वियसली जो औरत, जो महिला बच्चा पैदा कर सकती हैं, वो इतना दर्द सह सकती हैं, तो ऑब्वियसली नेचर ने उनके लिए तो उनको कितनी पावर दी होंगी। और अगर वो उनको सही रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस मिले, अच्छा गाइडेंस मिले, तो वो क्या नहीं कर सकती। वैसे भी लाइक जो फीमेल्स हैं, जो भी वुमेन हैं, उनके अंदर तो ज़्यादा क्रिएटिव एबिलिटी है, क्योंकि दे हैव फेमिनिन एनर्जी। जो फेमिनिन एनर्जी हो तो वैसे भी बहुत क्रिएटिव होगी। हाँ, ये बात एकदम सही है। लेकिन वो क्योंकि एक रट में फंस जाते हैं तो वो उसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते और फिर वो दबाव चलता रहता है। और ये सब अगर अपने लिए अच्छा करेंगे तो वही बेहतर, आई थिंक, सोसाइटी होगी। हाँ, वही बेहतर होगा, वो सबके लिए ही है, फिर वो किसी एक जेंडर की बात नहीं है। तो थैंक यू अमन जी, आपने इतनी अच्छी बातें करी, इतनी क्वालिटी वाली बातें करी, और आपने मोटिवेट करा ऑडियंस को कि उनको क्रिएटिव एबिलिटीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ वही है, लाइफ इज़ बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। So it was a very interesting conversation. Thank you so for much. your time. Thank you so much, Vishal. It was amazing talking to you. Thank you, and thank you for the fact कि आपने इतने short notice में हमारा invitation accept किया
क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा, लेकिन आपने ये साबित किया कि एक क्रिएटिव पर्सन कितना हम्बल होता है, कितना वाइज होता है, और वो प्रोग्रेशन को कितना महत्व देता है. थैंक यू फॉर डैट एंड बी द वे यू आर, और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. सो थैंक यू फॉर डैट. सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. इस तरह के पॉडकास्ट हम आगे भी लाएंगे. मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने ये जाना है कि 90% ऑफ द व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगर आपको कहीं भी कभी भी हमारा वीडियो कोई पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें. आपके सब्सक्रिप्शन से हमको बल मिलेगा, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होगी कि हम बिगर गेस्ट को लेके आएँ, हम ऐसे लोगों को हमारे चैनल में लेके आएँ जो और क्वालिटेटिव कंटेंट है आपके सामने हम रख पाएंगे. तो इट इज़ माय अपील कि आप सब्सक्राइब भी करें और हमारे चैनल को पसंद करें. और कोशिश हमारी यही है कि हम आपको डिसिप्लिन के बारे में एक ऐसी चीज़ सामने हम हर एपिसोड में ये बात लाते रहें कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन, क्योंकि अनुशासन के बिना हम अपने जीवन को सफल बना नहीं पाएंगे. सो ट्राई टू अवॉइड रॉन्ग थिंग्स. अल्कोहल, सिगरेट, ये जो चीज़ें हम एक टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन के लिए अपना लेते हैं, उसको हम अवॉइड करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भविष्य में लायबिलिटी बन जाता है. इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने फैमिली के साथ समय बिताएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप के साथ समय बिताएं, ताकि आप एक अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट podcast which will be ultra rocking. Stay tuned with Youthquake. Thank you.